बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर 12 वेव्स स्टार्ट किया था, जिसमें आज हमारे पास टॉपिक 12.4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स हमारे पास तीन हैं: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और तीसरे नंबर पे है डिफ्रैक्शन। हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे। अगर रिफ्लेक्शन की बात करें, ये इसकी डिफाइन दी गई है। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम। हमारे पास एक मीडियम दिया गया है, ये सॉलिड फॉर्म में। इसमें वाटर वेव्स आती हैं, आके यहाँ पे टकराती हैं, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में वापस आ जाती हैं। या यूँ समझें, ये रिपल टैंक है। इसमें इधर से वाटर वेव्स आ रही हैं, इधर से टकराती हैं, टकराने के बाद दोबारा उसी मीडियम में वापस लौट आती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की जो फिनोमिना है, इसको हम वाटर वेव्स में देख सकते हैं, साउंड वेव्स में देख सकते हैं और लाइट वेव्स में देख सकते हैं। ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ द वेव्स शो रिफ्लेक्शन? तो वो ये तीन टाइप्स हैं: वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स। आगे डियर स्टूडेंट्स, हम इसको एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूव करते हैं। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो है रिपल टैंक। इसका सेटअप कुछ इस तरह है। इसको ज़मीन से तकरीबन हाफ मीटर इसको ऊंचा रखा जाता है। ये हाइट इसकी ज़मीन से हाफ मीटर होती है, और ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे की तरह होता है। रेक्टेंगल की तरह एक ट्रे बना हुआ है, उसका जो बॉटम है वो ग्लास का बना हुआ है। यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर ये वाइब्रेटर लगा हुआ है, और यहाँ पे ये वाटर इसमें रखा हुआ है हमने। यहाँ पे जब मोटर को ऑन किया जाता है, वाइब्रेटर को ऑन किया जाता है, तो इस तरह ये पानी की सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे टच करती है। जब पानी की सरफेस के ऊपर इस तरह ये ब्लॉक टच करेगा, तो इसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी। उन वेव्स को हम नीचे यहाँ पे ऊपर लाइट बल्ब लगाया हुआ है, तो उनका जो इमेज है वो नीचे हम एक वाइट पेपर के ऊपर हासिल कर सकते हैं। तो ये रिपल टैंक का सेटअप है कि किस तरह ये वर्क करता है। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन अकर व्हेन वेव्स स्ट्राइक द सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस बिहेवियर क्लियरली ऑब्जर्व्ड इन रिपल टैंक। ये किस में हम देख सकते हैं? रिपल टैंक में। आगे ये ऊपर आप हेडिंग देंगे। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे डिफाइन की, ये नीचे ये डिफाइन लिखेंगे। फिर आप हेडिंग देंगे यहाँ पे टू एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे। इसके बाद आप एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की हेडिंग देंगे। नेक्स्ट आप सेटअप की हेडिंग देंगे। सेटअप में आप ये सेटअप बता रहे हैं, व्हेन स्ट्रेट वाटर वेव्स जनरेटेड बाय ए वाइब्रेटिंग बार मूव अक्रॉस द टैंक एंड स्ट्राइक द बैरियर, दे रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस। अब ये चीज़ को समझिएगा, ये हमारे पास वाइब्रेटर लगा हुआ है और इसके नीचे ये ब्लॉक है। जब ये टकराता है तो इसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये वेव्स इस साइड पे ट्रैवल करती हैं। जब ट्रैवल करती हुई जाती हैं, यहाँ पे बैरियर हमने लगाया हुआ है, ये वाइट कलर का। बैरियर से टकराती हैं, तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इसमें जिस एंगल के साथ आके ये टकराती हैं उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब इसको थोड़ा ये जूम करके दिखाया गया है। ये हमारे पास बैरियर है, ये वाइट कलर का।
इस बैरियर के साथ इस सरफेस पे यहाँ पे एंगल बनाएं, तो ये वाला जो एंगल है ना 90 डिग्री का, इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। अब हम इस वेव को स्टडी कर रहे हैं, ये जो ब्लैक वाली है, यहाँ से वाटर वेव्स आ रही हैं, ये वाली ब्लू कलर में, ये आगे आके इसकी सरफेस से टकराती हैं। हम इस पॉइंट को देख रहे हैं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो वाटर वेव आके टकराई है, टकराने के बाद इधर नीचे रिफ्लेक्ट हो गई है। अब ये जो नॉर्मल है इसका, इस वाली वेव जो आके टकरा रही है इसके साथ जो एंगल है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और फिर इस साइड पे ये जो नॉर्मल का एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ है, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ये नॉर्मल के साथ दोनों एंगल बनेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का कानून ये कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में इक्वल हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्रैक्शन की अगर बात करें तो हमने इस रेक्टेंगुलर ट्रे के दरमियान में, यूं समझें ये रेक्टेंगुलर ट्रे है, इसके दरमियान यहाँ पे कोई इस तरह का वुडन ब्लॉक रख देना है, इस तरह कि इधर से जो वाटर की वेव्स है ना, अब ये वाटर के अंदर आपने रखना है, इसके साइडों पे वाटर ऊंचा है और कुछ वाटर इसके ऊपर भी आ जाएगा यहाँ पे। अब इस साइड पे भी वाटर जो है ये डीप है, इस साइड पे भी वाटर डीप है, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है ना जिसमें हमने वुडन ब्लॉक रखा हुआ है और उसके ऊपर वाटर है, ये वुडन ब्लॉक वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे वाटर जो है वो शैलो है, इस साइड पे गहरा है और इस साइड पे कम गहरा है, यानी शैलो है, कम गहरा है। अब डियर स्टूडेंट्स, वाटर वेव इधर से आ रही है ना, ये गहरे पानी में से, जब ये कम गहरे पानी में दाखिल होंगी ना यहाँ पे, तो इनकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज हो जाएगी। यानी हमने यहाँ पे वो वुडन ब्लॉक रखा हुआ था, जब वाटर वेव, ये वुडन ब्लॉक यूं समझे, ये वुडन ब्लॉक रखा हुआ था, वाटर वेव जब इधर से आई, जब इस वुडन ब्लॉक वाले पोर्शन में ऐड हुई, तो इधर पानी जो था ये ज़्यादा गहरा था, डीप वाटर था, इधर वाला जो वाटर है ये शैलो वाटर था। अब क्या होगा, इसकी डायरेक्शन जो है ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो डीप वाटर है इसमें जो वेव की स्पीड है ना वो फास्ट है, डीप वाटर में वेव की स्पीड फास्ट है और यहाँ पे इसकी स्पीड क्या है, स्लो है। इसके अलावा अगर देखा जाए, हमारे पास ये डेफिनेशन पहले देख लें, व्हेन अ वेव पास फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर एट एन एंगल, इट्स वेवलेंथ एंड स्पीड चेंज। इसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है और स्पीड भी चेंज हो जाती है, जिससे क्या होता है, काजिंग द वेव टू चेंज डायरेक्शन, जिससे वेव की क्या हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एज वाटर वेव क्रॉस इनटू दिस शैलो रीजन, ये शैलो रीजन है, इस शैलो रीजन को जब वाटर वेव क्रॉस करेंगे क्या होगा, दे स्लो डाउन, पहले ये फास्ट थी तो ये क्या हो जाएंगी, स्लो डाउन हो जाएंगी। जब स्लो डाउन होंगी एंड बेंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, और थोड़ी से ये क्या होंगी, बेंड होती जाएंगी, ये पहले इस तरह सीधी जानी थी, अब क्या हो गई हैं, बेंड हो गई हैं नीचे की जानब। ऑल्थो द स्पीड एंड वेव लेंथ ऑफ वेव चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इसमें वेव लेंथ और स्पीड भी दोनों चेंज हो जाती हैं। देयर फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। ये MCQs आता है, ये इधर मैं लिख भी रहा हूँ कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी, लेकिन जो स्पीड और वेवलेंथ है ये दोनों क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। और आपको पता होना चाहिए, स्पीड जो है वो फास्टर है इस मीडियम में, डीप वाले वाटर में, और
स्लो डाउन हो जाती है शैलो वाटर में। दिस बेंडिंग अकर बिकॉज द वेव ट्रेवल फास्टर इन डीपर वाटर एंड स्लोअर इन शैलोअर वाटर, क्रिएटिंग अ नोटिसेबल चेंज इन डायरेक्शन। जिससे इस तरह की डायरेक्शन चेंज होती है कि हम इसको नोटिस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। डियर स्टूडेंट्स, ये पहले आप डिफाइन लिखेंगे, फिर आप ये प्रोसेस की हेडिंग देंगे, दूसरे नंबर पे ये प्रोसेस लिखेंगे यहाँ तक, तीसरे नंबर पे ये डायग्राम बनाएंगे, और साथ में ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये देखें, इसमें where the wave fronts are shown bending, they pass from deeper water into shallower water, this with shorter wavelength। तो wavelength इनकी क्या हो गई है, shorter हो गई है इन shallower region। यहाँ पे wavelength longer थी, यहाँ पे wavelength क्या हो गई है, shorter। ये भी MCQs के तौर पे याद रखना है। The bending clearly shows how direction and spacing of waves are affected by the depth of water। यहाँ तक करेंगे। आगे हमारे पास है जी डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। अगर डिफ्रैक्शन ऑफ वेव की बात करें तो हमारे पास डिफ्रैक्शन की पहले डेफिनेशन कर लें। ये क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ वेव व्हेन दे पास थ्रू स्लिट और मूव अराउंड ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ये सबसे पहले डिफाइन करेंगे। अब डिफाइन को समझते हैं कि इसमें इसने क्या बोला है। हमारे पास यूं समझें, ये वाटर वेव्स आ रही थी ऐसे, ये वाटर वेव्स आ रही हैं, हमने यहाँ पे ना एक स्लिट रख दी इस तरफ। तो जब वाटर वेव इस पोर्शन में से पास होंगे तो ये इस तरह सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट होने को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। ये हमारे पास डिफाइन है। Spreading of wave when they pass through a slit and move around the obstacles is called diffraction। जब ये स्लिट में से पास होती है, वेव किस में से पास होती है, स्लिट में से, तो ये स्प्रेड हो जाती है। इस स्प्रेडिंग को एंड मूव अराउंड दी ऑब्स्टेकल्स, और ऑब्स्टेकल्स के इर्द गिर्द क्या करने को, मूव करने को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब हमारे पास ये डिफ्रैक्शन यहाँ पे तीन तरह से हम देखते हैं। वो तीन तरह से कैसे है, ये डिपेंड करता है स्लिट के साइज पे। ये जो स्लिट है ना, दो इस तरह ब्लॉक के दरमियान में गैप है, तो इसको हम स्लिट बोलते हैं। ये स्लिट के साइज पे हमारी डिफ्रैक्शन जो है वो डिपेंड करती है। अब वो कैसे, हमारे पास जो ये वेव्स इधर आ रही हैं ना, ये वाली इस तरह, इनके, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, इन दो क्रस्ट के दरमियान जो गैप है ना, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। लाइक हमारे पास ये वेव्स आ रही हैं, इनके दरमियान ये दो क्रस्ट हैं, इन दो क्रस्ट के दरमियान जो गैप है, इस गैप को हम कहते हैं वेवलेंथ। अब ये जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ का, ये कितनी वेवलेंथ है, कितने सेंटीमीटर है, और जो स्लिट हम यहाँ पे यूज करते हैं, इस स्लिट में कितना गैप है, इस पे डिपेंड करती है हमारी डिफ्रैक्शन। अब वो कैसे, व्हेन साइज ऑफ स्लिट इज वाइडर देन द वेवलेंथ। लाइक हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ जो हुई है, ये वेवलेंथ यूज हुई है जी 2 सेंटीमीटर, और जो स्लिट में यहाँ पे गैप है ना, ये हम रख देते हैं जी 4 सेंटीमीटर। तो स्लिट वो क्या हो गई है, स्लिट वाइडर हो गई है, वेवलेंथ उससे क्या है, शॉर्टर है, कम है। तो उस सूरत में जो वेव हमारे पास प्रोड्यूस होंगी ना, वो वेव जब इसमें से ट्रेवल करती हुई यहाँ से पास होने लगेंगी, तो देखें तो वो इसके जो कार्नर्स है ना, उसके कार्नर्स के इर्द गिर्द इस तरह मुड़ जाएंगी।
ऐसे ये चीज़ बनेगी, यहाँ पे है ऐसे, ऐसे ये मुड़ जाएंगी, इस तरह ये स्प्रेड हो जाएंगी। स्लाइट बेंडिंग एट द एज, ये जो एज है ना, ये एज और ये एज, इस एज पे ये स्लाइटली क्या हुई है, बेंड हुई है। तो इस स्लाइट बेंडिंग को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। दूसरा हमारे पास है, ये उस सूरत में है जब हमारे पास वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ इसकी वैल्यू लेस हो स्लिट गैप से। अगर हमारे पास ये सेम हो, दोनों स्लिट गैप और वेवलेंथ दोनों इक्वल हों, यहाँ पे ये इक्वल है, ये नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे बता देते हैं, जो वेवलेंथ है ये इक्वल है किसके जी, स्लिट गैप के। तो उस सूरत में हमारे पास जो वाटर वेव प्रोड्यूस होंगी वो इस तरह सर्कुलर होंगी, लेकिन आगे फैलती जाएंगी, ये सर्कल्स आगे बढ़ते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे तीसरा पोर्शन है कि इसमें जो वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा है, ये वेवलेंथ लैम्डा ये हमारे पास ग्रेटर है किससे, स्लिट गैप से। यानी स्लिट गैप स्मॉल है, वेवलेंथ लार्ज है। लाइक वेवलेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, स्लिट गैप 2 सेंटीमीटर है। तो उस सूरत में हमारे पास क्या होता है, कहता है द वेव शो मैक्सिमम डिफ्रैक्शन। तो उस सूरत में वेव मैक्सिमम डिफ्रैक्शन शो करेगी, फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग सर्कुलर पैटर्न, जिससे स्ट्रॉन्ग सर्कुलर पैटर्न मिलेंगे, यानी बड़े प्रॉपर सर्कल्स आपको मिलेंगे, इस तरह प्रॉपर सर्कल्स बनते हुए मिलेंगे। ये देखें, यहाँ पे आपको प्रॉपर एक सर्कल, स्ट्रॉन्ग सर्कल का मीन एक प्रॉपर सर्कल आपको बनता हुआ नजर आएगा ऐसे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सर्कल्स नहीं थे, सिर्फ सर्कुलर था कि सर्कल की तरह है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सर्कल्स बनेंगे इस तरह। तो ये हमारे पास उस वक्त है जब आपका स्लिट का साइज स्मॉलर है, किससे, वेवलेंथ से। यानी जो वेवलेंथ है वो लार्जर है, जो स्लिट का साइज है या स्लिट गैप है वो स्मॉलर है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हेडिंग्स भी आपको बनवा दी गई हैं, ये इफेक्ट ऑफ गैप साइज प्रोसेस ये डिफाइन आपको बताई गई है। इसके अलावा ये इसके पॉइंट्स बताए गए हैं, ये करने हैं, और लास्ट पे एक एग्जाम्पल करनी है। एग्जाम्पल ये है कि एक बड़ी सी दीवार है, इस दीवार के इस साइड पे अगर कोई बंदा बोल रहा है, यहाँ पे अगर ये बंदा बोल रहा है यहाँ पे, तो जो इस साइड पे बंदा खड़ा है ये उसकी आवाज़ सुन लेता है। वो कैसे, देखें, जब साउंड वेव इधर आई है ना, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, तो वो आगे ये स्लिट समझ ले आ गई है, तो यहाँ पे ना वो किनारों से इस तरह मुड़ जाएंगी। जब किनारों से मुड़ेंगी तो वो वेव फिर इस तक भी पहुँच जाएंगी और ये भी अपने कानों से सुन लेगा। तो यही रीज़न है कि जब एक बंदा स्पीकिंग इवन बिहाइंड द वॉल, दिस हैपन बिकॉज साउंड वेव विच हैव रिलेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ लॉन्गर होती है, डिफ्रैक्ट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स। ये जो दीवार है, ऑब्स्टेकल है, इसके किनारों से ये क्या हो जाती हैं, डिफ्रैक्ट हो जाती हैं, अलाउइंग द साउंड टू रीच इवन विदाउट डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। चाहे ये डायरेक्ट इनको देख नहीं रहा, लेकिन उनकी साउंड उन तक क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में।